चलिए आज का टॉपिक है आप लोगों को बता चुके हैं कि इसके पिछले पार्ट में किरण आरेख के बारे में और अवतल दर्पण का उपयोग हजामती में क्यों किया जाता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, सब के बारे में बता चुके हैं पिछले पार्ट में। आप लोग अगर ये पार्ट देख रहे हैं तो इसका पिछले पार्ट अब देख करके तब आइएगा इस वीडियो में। ओके, तो पहले आप इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में F=R/2 को सिद्ध करें। ये आपका 5-6 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। आप लोग जरूर समझिएगा अच्छी तरह से। देखिए समझ जाइएगा तो उसको सॉल्व करने में आसान होती है और न समझने में रटने में बहुत ही हार्ड पड़ती है। तो आप लोग जरूर समझिएगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है आपका कि अवतल दर्पण में किसमें बोला गया है, और इसके बाद जो पार्ट मतलब जो पार्ट बनेगा ना तो उत्तल दर्पण में, ये अभी अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहे हैं। अवतल दर्पण में सिद्ध करना है क्या, A=R/2। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा आपका उत्तल दर्पण में A=R/2। तो बोर्ड के लेवल से देखा जाए तो अवतल और उत्तल दर्पण दोनों लिया जाता है, खास करके मगर उत्तल ज्यादा लिया जाता है। ओके, कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करे A=R/2। ओके, चलिए आते हैं। ये भी आप लोग बोर्ड के लेवल से देखेंगे तो भी है, ये भी क्वेश्चन है। ओके, मगर इसमें क्या कहता है, अवतल दर्पण में सिद्ध करे A बराबर क्या है R/2 या R=2F। कोनो क्वेश्चन पूछ सकता है, A=R/2 या R=2F। बात वही है, यहीं से अब इसको क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये गुना में है तो अगर 2 को हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा तो A बराबर नहीं हो गया R/2 हो जाएगा। ओके, तो यही क्वेश्चन है। चलिए आते हैं। तो पहले आप लोग जान जाएंगे कि माना कि M एक क्या है अवतल दर्पण है। पहले मान लेंगे M क्या है अवतल दर्पण है। M और M ये हो जाएगा अवतल दर्पण। पहले बना लेंगे, क्या बना लेंगे, अवतल दर्पण। क्या बनाएंगे, सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेंगे, तो अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, उसके बाद कहता है इसका नाम क्या है M और M डैश। माना कि M डैश एक क्या है अवतल दर्पण है। क्या लिखेंगे, माना कि M डैश एक क्या है अवतल दर्पण है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि M डैश एक क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद क्या कहता है, जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव क्या है P। तो आप लोगों को बता चुके हैं कि दर्पण के 2 बराबर भागों में बांटता है। दर्पण के 2 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मगर दर्पण के मतलब दर्पण के 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कहेगा तो प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P। तो ये 2 बराबर भागों में बांट दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा P, उसका नाम हो जाएगा ध्रुव। क्या नाम हो जाएगा, ध्रुव। तो लिखेंगे माना कि M डैश क्या हो जाएगा अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ओके, और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र देखो आप लोगों को बता चुके हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण के बीच में होता है। वक्रता केंद्र को क्या चीज से C से सूचित करते हैं। ओके, तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा C हो गया। ओके, अब आते हैं AB एक आपतित किरण है। AB जो है एक आपतित किरण है। AB जो है आपतित किरण है, जो किसके समांतर जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर। आप लोगों को इससे पहले वीडियो इसलिए कहे हैं कि ये वीडियो देखने से पहले आप इसके पिछले वाला पार्ट जरूर देखिएगा। इसके पिछले वाला पार्ट में ही बता दिए हैं कि ए जो प्रधान अक्ष के समांतर रेखा जाती है, आपतित किरण जाती है, तो किससे होकर गुजरती है। तो अभी वही क्वेश्चन आया है ना कि प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है, तो प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है तो किससे होकर गुजरेगा, परावर्तन के बाद तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो ये परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगा, फोकस से। किससे होकर गुजर गया, फोकस से। ओके, अब आते हैं तो क्या है, फिर से याद कर लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते कुछ नहीं है, अब समझे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे,
माना कि एम एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है। माना कि एम एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, पी है। जिसका ध्रुव क्या है, पी है। ओके, जिसका ध्रुव क्या है, पी है, जिसका वक्रता केंद्र क्या है, और वक्रता केंद्र सी है। ये तो समझ गए। माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव पी है और वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, अब क्या कहता है कि बी ए एक आपतित किरण है। इसका नाम क्या है, बी और ए, जो आपतित किरण है, जो किसके समांतर जाता है, प्रधान अक्ष के। जब प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो किससे होकर गुजरेगा, किससे होकर गुजरेगा रे, किससे होकर, ये फोकस से होकर गुजरेगा। मगर किस में, उत्तल में कि अवतल में, अवतल दर्पण में। अब सिद्ध भी किस में कर रहे हैं, अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहे हैं। ओके, तो ये फोकस से होकर गुजर गया। तब कहता है जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, लिख दिया है, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर क्या है, आ रही है। याद हो गया होगा। माना कि एम एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, पी है, वक्रता केंद्र क्या है, सी है, जो बी ए एक आपतित किरण है, जो किसके समांतर आ रहा है, प्रधान अक्ष के। जो किसके समांतर आ रहा है, प्रधान अक्ष के। अब क्या कहेगा, देखिए, परावर्तन के बाद जो हम बोले हैं ना, जो परावर्तन के बाद मतलब टकराने के बाद, किससे, दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर गुजरता है, किससे होकर रे, किससे, फोकस से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। तथा सी ए क्या है, एक अभिलंब है। सी और ए, और सी इसमें क्वेश्चन में ही का मतलब कि इसमें ही बना गया है। सी ए क्या हो जाएगा, अभिलंब, जो कि अगर हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो अपने ही माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो अभिलंब का काम कौन किया, सी और ए, सी और ए अभिलंब, सी ए और सी और ए क्या हो जाएगा, अभिलंब। ओके, तो ये हो जाएगा आपतित किरण, जो परावर्तन के बाद किससे होकर टकरा करके फोकस से होकर गुजर गया। उसके बाद आ गया सी और ए। ओके, चलिए यहां तक आप समझ गए, आई होप आप लोग जरूर समझे होंगे। नहीं तो एक वीडियो और आ जाते हैं। लिखेंगे शुरू में, माना कि एम एम डैश से क्या है, अवतल दर्पण है। माना कि, आप लोग बोलिएगा, माना कि एम एम डैश से क्या है, अवतल दर्पण है। बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए कि माना कि एम एम डैश से क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, पी है, जिसका ध्रुव क्या है, पी है, और वक्रता केंद्र क्या है रे बाबू, वक्रता केंद्र सी है। वक्रता केंद्र क्या है, सी है। और ए बी जो है आपतित किरण है। ए बी क्या है, आपतित किरण है, जो आपतित किरण है, जो किसके समांतर आ रही है, प्रधान अक्ष के। किसके समांतर आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। और परावर्तन के बाद जो बोल रहे हैं ना, वो आप सब एक साथ ही बोलते रहिएगा। ओके, जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, वो परावर्तन के बाद, अरे परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगा, फोकस से। किससे होकर गुजरेगा, फोकस से। और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और अंत में ये भी मान लेंगे सी और ए क्या है, एक अभिलंब है। सी और ए एक क्या है, अभिलंब है। तो आप लोगों को शुरू में बता चुके हैं, जो तीसरा या चौथा नियम में बताए होंगे कि ये परावर्तन के नियम से लागू हो रहा है। कोण 1 बराबर कोण क्या हो रहा है, 2। कोण 1 बराबर कोण 2 किसके नियम से बराबर हो रहा है, कोण परावर्तन के नियम से बराबर होता है। बताए थे ना, ये अभिलंब का काम किए, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो लिख देंगे, प्रमाण में लिखेंगे, जैसा यहाँ पे लिख देंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ओके, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। आप लोग जरूर याद कीजिएगा, इसलिए कहें कि इस पार्ट को देखने के लिए इसकी पिछले के पार्ट को जरूर देखिएगा, तब तो अच्छी तरह से और समझ में आएगा, बहुत बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। ओके, चलिए, तो एक कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, किसके नियम से हो जाएगा, किसके नियम से हो जाएगा, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। ओके, अब आगे आते हैं, कोण 3 बराबर कोण कोण 1 बराबर कोण 3। देखिए देखिए, कोण 1 ये है और कोण 3 या इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कोण 3। तो आप लोगों को मैथ में सर बताए होंगे, सर मैथ में जरूर बताए होंगे कि एकांतर कोण के नियम से, एकांत अंतः कोण के नियम से कौन बना था, एकांत अंतः कोण कहता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। ये कोण और ये कोण किसके नियम से बराबर होता है, एकांत अंतः कोण से। किसके, एकांतर अंतः कोण के नियम से बराबर होता है। तो देखिए था यहाँ पे ये कोण हो जाएगा 1,
दिख रहा है ना, ये अभिलंब का कार्य कर रहा है, ये अभिलंब का। ये कोण क्या है, थ्री है, थ्री है कि नहीं है, तो ये किसके नियम से बराबर हो जाएगा, एकांत अंत कोण से। तो लिख देंगे ये कोण वन बराबर कोण तीन, कोण वन बराबर कोण तीन किसके, ये इसको मान लेंगे समीकरण, इसको समीकरण वन मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, दो मान लेंगे, मगर किसके नियम से, दो को किसके नियम से, एकांतर अंतः कोण के, एकांतर अंतः कोण के नियम से। ओके, चलिए अब आगे आते हैं, समीकरण लिख देंगे क्या लिखेंगे, समीकरण यहाँ पे छूट गया है, सॉरी, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से। चलिए तो एक और दो से, तो देखिए था लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर लेफ्ट हैंड बराबर हो जाता है तो राइट हैंड भी, उसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कोण दो बराबर कोण तीन बचेगा, कोण दो बराबर कोण तीन। अगर लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड बराबर भी होगा, अगर राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा। ओके, चलिए तो कोण वन बराबर कोण है, ये दिख रहा है ना, ये भी एक समान है, ये भी एक समान है, तो कट जाएगा, और ये बच जाएगा कौन, कोण वन, कोण टू बराबर कोण थ्री। तो समीकरण एक और दो से, तो समीकरण एक और दो, कोण दो बराबर कोण क्या बच गया, कोण तीन। अब देखेंगे, अब त्रिभुज क्या है, ACF में त्रिभुज, इसमें देखेंगे, इसमें देखें या इसमें देखें, बात तो यही है ना, आप लोग समझाने के लिए अच्छी तरह से बना दी है दोबारा। तो त्रिभुज, चलिए यहाँ पे मार्कर चेंज कर देते हैं अच्छी तरह से। ओके, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये देखिए देखिए ये कोण, ये है, ये वाला कोण, ये दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, ये हो जाएगा आपका। तो कोण, सॉरी कोण कहा गया, त्रिभुज, त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, जरूर दिख रहा होगा। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। चलिए तो कोण ACF त्रिभुज ACF या त्रिभुज ACF, इसमें भी देख लेंगे, इसमें भी देख लेंगे, कोण त्रिभुज 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 ACF, त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF। चूंकि इसलिए चूंकि कोण दो बराबर कोण क्या है, तीन है, त्रिभुज कोण दो बराबर कोण तीन। अब तुम लोगों को पता है, चाहे आप लोगों को पता होगा कि अगर एक त्रिभुज का दो कोण बराबर होते हैं तो उनके आपस की भुजा भी बराबर होती है, अनुपात में बराबर होती है। अगर एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गया, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गया, तो उनके आमने सामने की भुजा जो भुजा होती है वो भी आपस में क्या हो जाती है, बराबर होती है। ओके, तो लिखेंगे कोण दो बराबर, कोण दो बराबर है, कोण दो, ये वाला दो कोण, ये कोण दो बराबर कोण क्या हो गया, तीन, किसके एकांतर का ये आपतन। अभी आप लोग कैसे यहाँ से देखेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड बराबर हो गया तो राइट हैंड भी बराबर हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड बराबर, तो यहाँ से नियम निकाल लिया, ठीक है। तो कोण दो बराबर कोण तीन, तो कोण दो, तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, कोण दो का, कोण दो का, तो भुजा इसका कौन हो जाएगा, आपको लोग पता है C और F, इसके भुजा के सामने कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला भुजा, ये है त्रिभुज आपका, यही है ना। तो ये क्या है, कोण तीन, और ये कोण है दो। ओके, और इस त्रिभुज का दो कोण बराबर है, तो इनके आमने सामने, इसके आमने मतलब सामने कौन हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा। तो ये भुजा का नाम क्या है, C और F, और इसके कोण तीन के बराबर क्या हो जाएगा, कोण A और F। तो लिख देंगे ना कोण, इसलिए कि CF बराबर AF, CF बराबर क्या हो जाएगा, AF। अब इसको मान लेंगे क्या, क्या मानेंगे, इसको तीन मान लेंगे। अब है देखो, अब जो दिख रहा है आप लोगों को AF है, AF जो किसके है, इसके समान है, मतलब कि AF है जो PF के बराबर है, AF जो है ना PF के बराबर है। कैसे बराबर है, जो आपको है ये जूम करके दिखाया गया है, क्या करके दिखाया गया है, जूम करके, क्योंकि दर्पण का द्वारक है ना काफी छोटा है, दर्पण का द्वारक क्या है, काफी छोटा है, इसलिए क्या है कि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बिंदु A है, बिंदु A जो काफी किसके नजदीक है, P के, ये बिंदु मान लेते हैं क्या है, ये बिंदु P पर है, ये क्या है, इसलिए जूम करके, ऐसे जूम करके दिखाया गया नहीं, ये अलग है, मगर ये मानेंगे ना तो A के, A जो बिंदु है वो P के काफी निकट है, काफी निकट है, कौन, A, ठीक है, A जो निकट है किसके, P के। तो लिख देंगे क्यों, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, क्योंकि दर्पण का द्वारक, चूंकि दर्पण का द्वारक काफी छोटा है, इसलिए A जो है किसके निकट है, P के निकट है, इतना लिख देंगे।
अब इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए इसके और इसके बराबर हो जाएगा। ये ए एफ जो है किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। अब क्यों बराबर हो गया, क्योंकि दर्पण का दैर्घ्य छोटा है, जो ए जो है काफी पी के निकट है, इसके बराबर, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। तो ए एफ किसके हो जाएगा, पी एफ के। तो लिख देंगे ए एफ बराबर क्या है, पी एफ। ए बराबर हो जाएगा पी एफ। तो अब क्या है, समीकरण 4। तो अब समीकरण 3 और 4 से तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ए एफ इसमें भी है और ए एफ इसमें भी है, तो इसे इसे खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सी एफ बराबर क्या बचेगा, पी एफ। सी एफ बराबर क्या बचेगा, पी एफ। क्या बचेगा, पी एफ। ओके, तो सी एफ अब इसमें देखना है, ठीक है। हमको तो यही सिद्ध करना है ना, यहां से यहां तक की दूरी अगर ये बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब वही प्रूफ करना है, बस छोटा सा थोड़ा देर के लिए बच गया। ओके, तो लिख देंगे। अब ये कैसे बच गया, आप लोगों को पता चल गया। ए एफ इसमें भी है, ए एफ इसमें, ए एफ से ए एफ खत्म हो गया, बच गया क्या, पी एफ। और क्या बच गया, सी एफ। तो सी एफ बराबर क्या लिखेंगे, पी एफ। तो अब देखिए पूरा दूरी पी और सी, यहाँ से पी और सी बराबर निकालेंगे। तो पी सी को हम क्या करेंगे, जैसे यहां से ये तो हम लोग आप लोगों को समझा चुके हैं, इसको भी मिटा देते, ऊपर वाला में समझा देते हैं। चलिए अब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ से P और C, ये क्या है, P और C, ये दूरी है, तो यहाँ लिख देते हैं C, यहाँ क्या है P, और बीच में क्या है F। अब मान लेते हैं कि कुल दूरी दे दिया है 50। कितना दे दिया है, 50। कुल दूरी नहीं दिया है, सॉरी कुल दूरी नहीं दिया है, ठीक है। निकालना है क्या, C और P। इसको और इसको जोड़ेंगे तो निकल जाएगा। जैसे इसको मान लेते हैं 20 और इसको मान लेते हैं 20, तो ये कहेगा पूरा दूरी निकालना है। तो पूरा दूरी निकालेंगे तो इसको 20 को और 20 को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा। तो क्या ले सकते हैं, आप लोग बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इसको हम ले सकते हैं C और F प्लस क्या लिखेंगे, PF। क्या लिखेंगे, PF। CF प्लस PF बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर हो जाएगा CF प्लस PF। ये पूरा दूरी हो गया। चलिए ओके तो यही लिखे यहाँ पे कि P और C। तो ये पूरा दूरी निकालने तो क्या जोड़ दिए, इसको और इसको ऐड कर दिए, मतलब C और F को और F और P को ऐड कर दिए हैं, तो जोड़ दिए CF प्लस PF हो गया। तो आप लोगों को पता है कि ऊपरी CF बराबर दे दिया है PF। CF बराबर क्या दे दिया है, PF, है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CF के जगह पर क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। जैसे x के बराबर 3 रहता है और यहाँ पे x रहता है, हाँ यहाँ पे x रहता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 3 नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल 3 ले सकते हैं। उसी तरह इसमें दे दिया क्या, CF के जगह पर क्या दे दिया है, CF के जगह पर PF। तो PF लिख दिए। तो आप बताइए, एगो PF क्या होगा, PF 2 PF, क्या होगा PF 2 PF। तो यहाँ पे लिख देते हैं अच्छी तरह से, जो दिखेगा ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये PC बराबर कितना हो जाएगा, 2PF। ओके, अब देखिए PC और क्या है, बराबर में क्या है, PF। अब देखिए आप लोग, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से जरूर देखिए। आप लोग शुरू में बता चुके हैं कि PF यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी दूरी, मतलब क्या, इसे क्या चीज से, तो F से। क्या चीज से, F से। मतलब P और F से क्या, कौन सी दूरी के संकेत करते थे, F से। अब मगर P और C को रेडियस मतलब R से, पता है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, R, जगह क्या कहते हैं, रेडियस। तो PC के जगह पर हम R लिख सकते हैं, इसको जगह पर क्या लिखेंगे, 2F। तो हमको प्रूफ यही ना करना था कि ना। चलिए, तो आप लोग ये प्रूफ हो गया।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। यही सीध हो गया, सीध हुआ तो लिख देंगे PROVED प्रूव्ड। ओके, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। उत्तल दर्पण में सिद्ध करे A बराबर R/2। ओके, तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट और सब्सक्राइब, और आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि हाँ सर आप अच्छे हैं, मतलब कि पढ़ाते बढ़िया है और समझ में भी आता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।